We are going to start the unit electrostatics. First chapter is electric charges and fields. And the first topic is electrostatics. Electrostatics है क्या? It is the study of electric charges at rest. जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उन चार्जेस के बारे में हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। चार्जेस के बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होता है, किसी चार्ज के ड्यू टू उसके सराउंडिंग्स में जो स्पेस होता है उस स्पेस में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, या एक ही पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, या डिफरेंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज कितनी होती हैं। तो ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू के साथ इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट है, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं और कैपिटल सी इज इट्स सिंबल, तो ये इसका यूनिट है, हो गया। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम ई के साथ इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज प्लेस्ड। इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग्स में जो स्पेस होती है उसी को ही हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रख देंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक फैला हुआ होता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक चार्ज, पॉइंट चार्ज यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। ये एक चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर चार्ज है क्यू। तो इसके सराउंडिंग्स में ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये स्पेस है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस पे अगर मैं इसके सराउंडिंग्स में कहीं पे दूसरा चार्ज रखूंगा, एनीवेयर आई प्लेस द अदर चार्ज, सपोज आई प्लेस इट हियर, दैट इज क्यू नॉट। और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है क्यू एंड क्यू नॉट के बीच में, लेट अस से दिस इज आर। तो क्यू नॉट के ऊपर क्यू के ड्यू टू एक फोर्स पड़ेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइंस ऑफ चार्जेस। अगर इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन पड़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में पड़ेगा इस चार्ज पे, तो F हम इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कि कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग्स में जो स्पेस होता है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्जेस बाय फ्रिक्शन। चार्जेस जो हैं वो फ्रिक्शन से कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे। सी, when two suitable bodies are rubbed against each other, then electrons are transferred from a body with lower work function to the body with a higher work function and bodies are charged। इसका मतलब कि जब दो सुटेबल बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं और दोनों बॉडीज के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और उसमें दूसरा दिया हुआ है कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है, लोअर होता है, उस बॉडी से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हायर होता है उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके चले जाते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सपोज देयर आर टू बॉडीज लाइक दिस, दिस इज द वन बॉडी and let us say that this is body A and this is the another body. Let us say that this body is body B here. तो नॉर्मल स्टेट में तो पहले ये दोनों बॉडीज जो है ये न्यूट्रल होती हैं। नॉर्मल स्टेट में किसी भी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है। आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो है वो एटम्स से मिलके बनी है और एटम्स जो हैं वो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मिलके बने हैं।
तो नॉर्मल स्टेट में किसी भी बॉडी में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस बॉडी का नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। लेकिन हम जैसे ही दो सुटेबल बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ये दो बॉडीज हैं और इसमें हम ये भी मान लेते हैं कि जो ए बॉडी है इसका वर्क फंक्शन WA जो है ये दूसरी बॉडी जो है बी बॉडी उसके वर्क फंक्शन से कम है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे। जैसे आप इन दोनों को रब करोगे तो इसमें से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, शो कर देते हैं कि ए बॉडी से ट्रांसफर होके बी बॉडी पे चले गए। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लोअर था उस बॉडी से ट्रांसफर होके जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हायर था उस पे चले गए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए आपके ये बॉडी ए जो है इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके चले जाएंगे उस बॉडी के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें देखो हमने ये देखा कि ड्यूरिंग फ्रिक्शन the body which loses electrons becomes positively charged, and the body which gains electrons becomes negatively charged, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज ऑब्जर्व एंड ये भी आपको यहां से दिखना चाहिए कि जब दोनों बॉडीज में आपस में फ्रिक्शन होगा एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या ड्यूरिंग फ्रिक्शन देयर विल बी दी change in the masses of the bodies? So its answer is yes, there will be some change in the masses of the bodies. जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसका मास थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसका मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और जो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है। इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, आई एम राइटिंग हियर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, this much. So there will be the change in the masses of the bodies also. So there is change in masses of the bodies during friction. The body which becomes positively charged loses some mass and the body which becomes negatively charged gains some mass. And the next is about the work function. Work function क्या होता है किसी बॉडी का, तो इसमें देखो we study it. Minimum energy required to eliminate an electron from the surface of a body. This is the work function. किसी भी बॉडी के सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट बॉडी। तो इसको देखो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, रब करने से हीट एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं। तो हीट एनर्जी जिसका वर्क फंक्शन लोअर होगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लोअर होगा, हीट एनर्जी उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट कर देगी और वही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएंगे जिसका वर्क फंक्शन कंपैरेटिवली हायर होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है सी, when two bodies are rubbed against each other, heat energy is produced which eliminate the electrons from the body with lower work function, and these
इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द बॉडी विद हायर वर्क फंक्शन। आगे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखो, दिस इज द ग्लास रॉड एंड दिस इज द सिल्क क्लोथ हियर। कि इसमें ये बताया गया है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क क्लोथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन ऑफ द ग्लास, यहाँ पे डब्ल्यू ए के साथ चलो इसको इंडिकेट कर देते हैं, तो दिस विल बी लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्क क्लोथ, इसको हम डब्ल्यू बी के साथ इंडिकेट कर देते हैं। So it is written here, when a glass rod is rubbed with the silk cloth, then electrons are transferred from glass rod to the silk cloth, producing positive charge on the glass rod and an equal charge on the silk cloth. This is equal negative charge. It should be equal negative charge on the silk cloth. It means that the work function of a glass rod is lower than that of a silk cloth. तो यहां से हमें पता चलता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ग्लास रॉड पे, तो इसका वर्क फंक्शन जो है वो सिल्क क्लोथ के वर्क फंक्शन से लोअर है। अंडरस्टैंड इट वेल। Next is quantization of electric charges. Electric charge does not vary continuously but varies in discrete steps. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करता है, बल्कि ये डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ई। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये हमेशा ही बेसिक चार्ज ई का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। इंटेग्रल वर्ड आया यहाँ पे इंटीजर से, मतलब बेसिक चार्ज ई को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज हमेशा उसी के ही इक्वल आएगा। तो इसमें जो है बेसिक चार्ज क्या है, दैट इज चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है या एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज होता है। बट डिफरेंस ये होता है कि एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिक चार्ज ई तो हुआ, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हमें लिखना है चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, इट विल बी इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड charge on one electron, this will be equal to minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे जब हम वर्ड चार्ज लिखते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। तो नेक्स्ट इज द इक्वेशन, Q इज इक्वल टू एन ई हियर। यहाँ पे Q जो है दिस इज द चार्ज और से इलेक्ट्रिक चार्ज, N इज द इंटीजर हियर एंड E इज द बेसिक चार्ज। यहाँ पे इस इक्वेशन में यही बताया गया है कि चार्ज हमेशा ही इंटीजर और बेसिक चार्ज E का मल्टीपल होता है। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए वी कंसीडर दिस इज एनी बॉडी हियर, दिस इज एनी बॉडी। और कोई भी बॉडी जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स की मिलके बनी होती है, और आपको पता है कि एटम्स जो हैं वो फर्दर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मिलके बने होते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नॉर्मल स्टेट में किसी भी बॉडी में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन अगर किसी वजह से उस बॉडी के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता चला जाता है, और अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाएं तो उस बॉडी के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आता चला जाता है। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली ये बॉडी जो है ये नॉर्मल स्टेट में है और इसमें से 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो समझो, अगर सपोज करो कि इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, तो इस बॉडी के ऊपर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉडी के ऊपर एक प्रोटॉन के जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज एक प्रोटॉन के ड्यू टू जो होगा। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई के इक्वल होता है। तो अब बॉडी पे कितना चार्ज है, दैट इज द चार्ज ड्यू टू वन प्रोटॉन एंड दिस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन ई। अप्लाई करो तो एन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 1 multiplied by E which is 1.6 into 10 raised to power minus 19। सो इसको साइन के साथ लिखते हैं, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 19 कूलम। देखो बॉडी के ऊपर अब इतना चार्ज है। अगर इसमें से सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से बाहर निकल गए तो इसमें 2 प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। अब बॉडी पे जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन्स के ड्यू टू होगा। तो चार्ज ड्यू टू 2 protons, this will be equal to Q is equal to N E अप्लाई करते हैं, N की वैल्यू 2 रखेंगे into 1.6 into 10 raised पर minus 19 and it will be equal to plus 3.2 into 10 raised पर minus 19 कूलम, इसके इक्वल आ गया। एंड फर्दर अगर सपोज करो कि बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया तो बॉडी पे 3 प्रोटॉन्स का चार्ज आ जाएगा। तो नाउ चार्ज ड्यू टू 3 protons, it will be equal to 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19, it will be equal to plus 4.8 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो इस तरह से हम इसमें ये समझ पा रहे हैं कि ये चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ये इक्वल स्टेप्स में ही इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्जेस। अब देखो अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लूं जो कि इसके जो जिस तरह से ये चार्ज बढ़ रहा है अगर ये उसमें नहीं आती, लेट अस से दैट Q इज इक्वल टू आई से प्लस 2 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। if I assign this value of charge, this is not possible, ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है। यू कैन सी ये 1.6 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 19 कूलम के बाद अगर चार्ज बढ़ेगा तो वो बढ़ के प्लस 3.2 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 19 कूलम होगा। इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को तोड़ के तो किसी भी बॉडी में से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के चार्ज जो है ये कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करता है, चार्ज जो है ये डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी करता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड 2 सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ से हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये Q कैपिटल Q इसकी वैल्यू दी हुई है कि टोटल चार्ज कितना, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम एंड E की वैल्यू हमें पता है जो बेसिक चार्ज है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर विच इज इक्वल टू Q बाई ई। हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ Q बिकॉज ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के ड्यू टू है तो इट विल बी नेगेटिव। सो Q आई पुट इट इक्वल टू -1 हियर divided by E. E is the charge on 1 electron here, so it will be minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19. When you solve this, it will be equal to 0.625 into 10 raised to the power 19, ये इसके इक्वल आ जाएगा। And finally you can write it n equal to 6.25 into 10 raised to the power 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम इतना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज इट्स सॉल्यूशन।
And the next is C. The statement is, if 10 raised to the power 19 electrons are removed from the surface of a metal, then how much and what type of charge is produced on that metal? अगर मेटल में से 10 रेज़ टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं तो उस मेटल पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, किस टाइप का होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वो कितना होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जा रहे हैं तो उस बॉडी पे जो चार्ज रह जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो व्हेन वी फाइंड, तो दिस इज इक्वल टू, यहां से आप फाइंड करोगे Q इज इक्वल टू Ne। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल में से बाहर जा रहे हैं, तो मेटल पे जो चार्ज बनेगा वो एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होगा, तो इट विल बी पॉजिटिव। सो वी टेक इट इक्वल टू, n की वैल्यू दी हुई है 10 रेज़ टू द पावर 19 और E की वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। तो ये यहाँ से कट गया, तो इट विल बी 1.6 कूलम, ये आ गया, और साइन आपने साथ में लिखना है, तो दिस विल बी पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव होगा। और व्हाट टाइप ऑफ चार्ज भी बताना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल के ऊपर। तो इस तरह से हमने ये दो सिंपल न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। Total or net electric charge on a body is given by the algebraic sum of individual charges on that body. Means के कोई भी body है like this is any body, और इस body पे suppose number of charges present हैं। Let us say this is charge Q1 here. This is equal to, I say, 1 coulomb, and this is charge Q2 here, and this is equal to, I say, this is -2 coulomb, and here this is charge Q3, and this is equal to, I say, 3 coulomb, and here this is charge Q4, and Q4 is equal to, I say, -4 coulomb। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज जो रहेगा बॉडी पे, दैट इज Q, this will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 प्लस Q4। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे, तो इट विल बिकम Q1 +1 एंड Q2 -2, Q3 +3 एंड Q4 इज -4 कूलम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो नेट इट विल गिव यू दी वैल्यू इक्वल टू -2 कूलम। तो इस तरह से चार्जेस को ऐड किया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जब किसी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो उन चार्जेस का अलजेब्रिक सम करके हम उसका नेट चार्ज फाइंड करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब वो चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, वो चार्ज सेम ही बना रहता है। दूसरी तरह से हम इस लॉ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है ना ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Now to understand this definition, I am drawing here the diagram. Here 2 point charges are drawn. This charge is Q1 and this charge is Q2. And the distance between these 2 point charges is, let us say, equal to R.
पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? अगर चार्जेस का जो साइज है वो चार्जेस के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, या आप कह सकते हो कि चार्जेस का जो साइज होता है, ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में वो चार्जेस के साइज से बहुत ज्यादा होता है, तब हम चार्जेस को एज अ पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि इस केस में चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है, दैट इज एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ, this is found to be directly proportional to the product of the magnitude of the two charges, and this is found to be inversely proportional to the square of distance between those two charges। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स एफ बिकम्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो F बिकम्स इक्वल टू, हियर दिस इज K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस इज R स्क्वायर। Here this K is the constant of proportionality which is called the electrostatic force constant. This is electrostatic force constant, and the value of electrostatic force constant K is found to be equal to 1 by 4 pi epsilon। तो इसमें जो एप्सिलॉन जो है, this is the absolute, this is the absolute electrical permittivity of the medium, of the medium। So this is about this K। अब हम इसमें what is this absolute electrical permittivity of a medium, इसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। Now see, absolute electrical permittivity of a medium is its that property which opposes the electric field through it। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है ये किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। तो ग्रेटर द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, लेसर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैट मीडियम। इसका मतलब कि किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जितनी ज्यादा होगी, जितनी ग्रेटर होगी, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ही वीक बनेगा, उतना ही लेस बनेगा। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है ये इस तरह से होती है जैसे कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है ना, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है तो उस कंडक्टर में उतना कम करंट फ्लो करता है। तो उसी तरह से ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम होती है कि किसी भी मीडियम में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतना ही वीक बनेगा। और ये फाइंड किया गया कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज फाउंड टू बी मिनिमम। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम की मिनिमम फाइंड की गई, और इसकी वैल्यू जो फाइंड की गई वो लिखी हुई है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होती है, फार्मूले से इसके यूनिट्स आप बड़ी इजीली बना सकते हो। तो दिस इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इस यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जैसे कि पहले यहाँ पे हम फाइंड कर चुके कि के की वैल्यू होती है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो वैक्यूम के लिए हम इसको एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फार्मूले में तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल बनती है। So now you understand this concept well, and further you see
कि इसमें देखो दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे समझाया हुआ है। सपोज दिस इज वैक्यूम हियर एंड दिस इज वाटर हियर। अब यहाँ पे देखो वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम है तो वैक्यूम में हमने कोई चार्ज रखा तो उस चार्ज के ड्यू टू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अब इसमें देखो कि इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो मिनिमम होती है, तो इसमें फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैक्यूम में फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो की गई है। अगर हम उसी चार्ज को अगर हम वाटर में रख देंगे तो वाटर मीडियम अब चेंज हो गया, तो इसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीकर बनेगा। तो इसमें देखो कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इंडिकेट की हुई है। और इसमें वैक्यूम के लिए जो फोर्स का फार्मूला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जब हम साथ में नॉट लिख देते हैं तो दिस इज स्पेशली फॉर द वैक्यूम, एंड F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, दिस इज फॉर द मीडियम। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेल।